Hello, good evening, everyone. I welcome you in today's session where we will be solving अभ्यास MCQs. और आज हम एक कंपटीशन करेंगे दैट इज मेंटोर वर्सेस मेंटी कंपटीशन. ठीक है. तो ये जो अभ्यास के क्वेश्चंस हैं, मैं भी इनका सोल्यूशन नहीं देख कर आई हूँ. ओके. यहाँ पे मैं भी गेस करूंगी और आप लोग भी सॉल्व करेंगे एंड वी विल हैव अ कंपटीशन और लास्ट में देखते हैं कि कौन जीतता है. ठीक है. तो यहाँ से इससे आपको जैसे अभी सेशन स्टार्ट होने के पहले आप में से कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कौन सा स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है. तो वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि कहाँ पे आप लॉजिकल गेसिंग कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं. ओके. सबको समझ आ रही है बात कि आज क्या होने वाला है सेशन में? यस मैम। ठीक है. वन बाय वन क्वेश्चन आपके सामने आएगा. ठीक है. आप लोग गैस करोगे, मैं भी गैस करूंगी. साइड में हम एक स्कोर बोर्ड बनाएंगे और स्कोर बोर्ड पे स्कोर लिखेंगे. ठीक है. तो आर यू रेडी? तैयार है सभी लोग? यस मैम। ओके. अर्पिता एंड किरण आप लोग यस भी मैम। अनम्यूट करके आंसर दीजिएगा. ठीक है. चलो. यस मैम। ओके. स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है. यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन. कौन किस किसने पढ़ा है बेसिक प्राइस? पहले ये बताओ. बेसिक नहीं प्राइस. मैम। सबने पढ़ा होगा. ओके. चलो. नाउ लेट अस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम सभी को. विद रेफरेंस टू बेसिक प्राइस इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नाउ इट इज द अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली रिसीव्ड एंड केप्ट बाय द प्रोड्यूसर फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. आज क्वेश्चन ज्यादा समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट कंपटीशन हो रहा है. ठीक है. तुम लोग को भी सॉल्व करना है और मुझे भी सॉल्व करना है. सेकेंड. इट इंक्लूड्स नॉन प्रोडक्ट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सक्लूड्स नॉन प्रोडक्ट सब्सिडीज. ठीक है. And third, it can be expressed either at current prices or at constant prices. Now, इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. A 3 ओनली, B 1 and 2, C 1 2 and 3 एंड D 1 and 3 ओनली. ठीक है. तो बताओ क्या गेस कर रहे हो तुम लोग? टेक 15 सेकेंड्स. 15 सेकेंड्स मैम लेंगे हम लोग. डी मैम। सेकेंड क्यों गलत है? सही तो है. मैम बिकॉज मैम प्रोडक्ट सब नॉन प्रोडक्ट सब्सिडीज बोल रहा है ना। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज कंसिडर करता है। इट इंक्लूड्स नॉन प्रोडक्ट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. तो वही तो हुआ ये. प्रोडक्शन टैक्सेस ही तो हुआ. और मैम प्रोडक्ट बी में भी। सब्सिडीज. हाँ. किरण आप बोलो. मैम शायद बी हो सकता है क्योंकि ये फिर कांस्टेंट प्राइसेस के लिए तो फिर टैक्स वगैरह तो चेंज होते रहते हैं। ठीक है. उपदेश तुम बताओ. मैम तुमने तो पढ़ा ही नहीं अभी इकोनॉमिक्स. आप मैम दो मुझसे क्यों चीजें पूछ होती रहे है, हो? फैक्टर प्राइसेस एंड हाँ. बेसिक प्राइसेस। हाँ. फैक्टर प्राइसेस में हम प्रोडक्ट टैक्सेस और को हटाते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडीज को ऐड करते हैं। हम्म. एंड बेसिक उसमें फैक्टर हम्म. प्राइस में से भी हम प्रोडक्शन टैक्स को हटा देते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं। नहीं नहीं, आप बेसिक उल्टा बोल प्राइस। रहे हो. प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडीज हटती है. और फैक्टर कॉस्ट में तो कुछ भी नहीं होता है. फैक्टर कॉस्ट तो इज लाइक बेस, सबसे पहले बिना कुछ भी इंक्लूड किए वो फैक्टर कॉस्ट होता है. यस मैम। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर्स की ही कॉस्ट. लैंड, लेबर, हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप, यस मैम। टैक्सेस वगैरह उसमें कुछ भी नहीं होता है. ना टैक्स ना सब्सिडी. है ना. ठीक है. तो जी। यहां पर देखो, दिस इज राइट कि प्रोड्यूसर को 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो प्राइस मिलता है उसको हम बेसिक प्राइस बोलते हैं. नॉन प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं और सब्सिडीज नहीं होते. ये भी सही है. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर एट करेंट प्राइसेस. हाँ. किरण, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. बेसिक प्राइस को आप अगर जैसे कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या हुआ? विदाउट इन्फ्लेशन. करेंट प्राइस मतलब विद इन्फ्लेशन हमने कैलकुलेट कर लिया. तो किसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं उसको. तो मुझे तो सी लग रहा है आंसर. ठीक है. अब एक बार इसका सोल्यूशन हम चेक करते हैं कि क्या होगा.
ओके, तो इधर देखो, बेसिक प्राइस क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी एक्चुअली रिसीव्ड एंड केप्ट बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो बेसिक प्राइस कौन सा प्राइस है? जो कि प्राइस प्रोड्यूसर को मिल रहा है। ओके, नाउ इट इज द अमाउंट प्रोड्यूसर रिसीव्स फ्रॉम द परचेजर फॉर अ यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिक प्राइस क्या होता है? जो कि प्रोड्यूसर को मिल रहा है। इसके पास नॉन प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं बट सब्सिडीज नहीं होती है, एंड करेंट या कांस्टेंट किसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। आई थिंक ये मैंने विनय आपके साथ डिस्कस किया था, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री वाला, क्या? यस मैम। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, एफडीआई इज नॉट अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर एनी फॉर्म ऑफ ऑनलाइन गेम। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अप्लाइड टू ऑल ऑनलाइन गेम्स, एंड थर्ड इज मीटी एक्ट्स एज द नोडल एजेंसी फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। ठीक है, तो अगर चलो मैंने विनय के साथ डिस्कस कर लिया तो इसका मतलब है कि ठीक है, मैंने ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। ओके, चलो अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं, क्या लग रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है क्यों गलत है? क्या लग रहा है क्यों गलत होगा? मैम। ऑल सेक्टर्स के लिए मतलब वो कर रहा है नहीं, हाँ, एफडीआई कि इज किसी भी नॉट फॉर्म अलाउड अंडर। ऑफ ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा है ये, है ना? जी। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। ओके, बाकी लोगों को क्या लग रहा है? फर्स्ट सही हो सकता है क्या? व्हाट अबाउट किरण एंड उपदेश, क्या लग रहा है तुम लोगों को? गलत। किरण? मैम मुझे तो ऐसे वैसे सही लग रहा था कि मतलब ऑनलाइन गेमिंग, बट मे बी हाँ, अगर वो गैम्बलिंग वाला सोचे तो फिर ये एनी के हिसाब से गलत हो सकता है, शायद सिर्फ यस। गैम्बलिंग में मना हो। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑनलाइन गेम्स। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट, क्या लग रहा है? सेकंड स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि लाइक पता नहीं है, ठीक है, या सही है या गलत है, क्या लग रहा है इसमें से? पता नहीं है मैम। सही मैम, पता मुझे नहीं, तो सही लगता ठीक है, तुम्हें सही लग रहा है? है। हाँ, क्यों क्यों सही लग रहा है? क्योंकि व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? ऐसे ब्लाइंड गैसिंग नहीं करनी है कि हाँ सही लग रहा है, लॉजिक बताओ, लॉजिक। क्योंकि काफी जनरल स्टेटमेंट भी है, और मतलब जीएसटी तो लगेगा ही ना गेम्स जनरल वगैरह। तो नहीं है, एक्सट्रीम वर्ड है कि सभी ऑनलाइन गेम्स पे जीएसटी लग रहा है। पता नहीं, कुछ एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो इसको हम रख देते हैं ऐसे, ओके, कि ये नहीं पता है। नाउ थर्ड, मीटी एक्ट्स एज द नोडल एजेंसी फॉर ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया। व्हाट अबाउट थर्ड स्टेटमेंट, क्या लग रहा है? सही होगा या गलत होगा? मैम सही लग रहा है। मैम सही होगा, बट ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी हो सकती है, हम्म हम्म हम्म। बट इसके ज्यादा चांसेस मैती ही है। ठीक है, ठीक है, देखो एक तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, क्यों सही लग रहा है मुझे सेकंड स्टेटमेंट? बिकॉज ऑनलाइन गेमिंग पे ऐसा काफी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि 28% का टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो अब लग रहा है तो वो मतलब सभी ऑनलाइन गेम्स पे लगेगा, तो फर्स्ट भी सही लग रहा है, सेकंड भी सही लग रहा है। ओके, नाउ अब बस मेरा थर्ड स्टेटमेंट बचा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए मीटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी या नहीं होगी। ओके, बट मुझे क्योंकि मीटी तो मतलब जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस सब की बात चल रही है, ठीक है, और ऑनलाइन गेमिंग एक इंडस्ट्री है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो मैं तो ए के साथ जाऊंगी, और बाकी आप लोग डिसाइड करो कि आप लोग किसके साथ जाओगे। मैम ये तो आपने पहले ही हटवा दिया मैम था आप ना कि ऑल कंफ्यूज कर रहे हो, सेक्टर्स आप कंपटीशन कर ओह रहे हो अकेले सॉरी, में। ए तो मैंने पहले ही हटवा दिया था। एक जी। मिनट। तो यस फर्स्ट, मैम, बच्चा आपने तो ही वन अरे वन तो मतलब गलत वैसे बता ही दिया था। आंसर आ गया, जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया तो हमारा आंसर तो आ ही गया। आई हाँ। वॉज अबाउट टू से इट, बट मुझे लगा कि आप एडिशनली कुछ समझाना चाह रहे नो, आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज। ठीक है, तो चलो, ओके, हाँ, आई वुड गो विद बी। बाकी लोगों को क्या लग रहा है फिर? कोई किसी और ऑप्शन के साथ हो। जाना यस चाहेगा? मैम। ठीक है, चलो, नो तो मैम। अब इसका आंसर नाउ तो आई एम श्योर कि बी ही होगा, बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, लाइक ये आपको एग्जाम में देखना है, ठीक है, कि जैसे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके बारे में ठीक है हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन स्टिल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन स्टेटमेंट, वो भी क्योंकि इतना एक्सट्रीम था कि कोई भी नहीं, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और इस तरह की मेरे जैसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है कि ये सब हटा वटा के भी एक टिक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है स्पेशली अंडर प्रेशर। चलो इसको चेक यस करते हैं एक बार।
सेवेंथ का बी है आंसर, ठीक है, कि इंडियाज एफडीआई पॉलिसी अलाउज 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। फिर ये देखो, ये मैंने जैसे आपको बताया था 28% का जीएसटी लगता है, एंड इट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा लॉजिक गलत था, मीटी को ही इसकी नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। तो ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी सेक्टर है तो उसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी। ओके, चलो अब अगर स्कोर बोर्ड देखे तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सही था, ठीक है, तुम लोगों का गलत हो गया था। सेकेंड वाला भी आई थिंक इसमें दोनों को 1-1 मिल गया है, ठीक है। बट ये चलो, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मेरा सही हुआ है तो यहाँ मैं अपना 0 डाल देती हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू। वेलकम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज रिगार्डिंग एनईएफटी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय आरबीआई। Second, there is no levy of charges by RBI from bank for funds transfer or receipt. Third, there is no limit imposed by the RBI for fund transfer through NEFT system. NEFT से ट्रांजेक्शन किया है किसी ने? NEFT ट्रांजेक्शन करते हो? यस मैम। मैम ये टोल देते हुए यूज होता है क्या? NEFT तो बैंक अमाउंट से एक बैंक से दूसरे बैंक में करने के लिए यूज किया जाता है। एनईएफटी और आरटीजीएस। यस, मैम वो तो भीम यूपीआई यूज होता है ना? भीम यूपीआई भी है, बट एनईएफटी भी एक मेथड होता है जहां पे हम एक बैंक से दूसरे बैंक में थ्रू बैंक, लाइक मैं अपने बैंक अकाउंट से जब ट्रांसफर कर रही हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यूपीआई ओके। इज यूजिंग यस फोन पे और पेटीएम, बट डायरेक्टली, जैसे जब फोन पे इतना ज्यादा नहीं था तब, या फिर बिगर अमाउंट्स के लिए मैम। फोन पे भी कुछ लिमिट है कि आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो, तो फिर बिगर अमाउंट्स के लिए एनईएफटी यूज होता है, ठीक है, बैंक ओके टू मैम। बैंक। ओके, नाउ, तो ठीक है, एनईएफटी ट्रांजैक्शन हमने किया है, तो इसमें क्या लग रहा है, लिमिट होगी या नहीं होगी? यस मैम, मैम लिमिट मैम होती तो है है। लिमिट, होने तो चाहिए। थर्ड रॉन्ग होएगा। श्योर हो कि होती है लिमिट? यस मैम। यस मैम, श्योर हूँ मैं। ठीक है, चलो तो थर्ड होने तो हटा देते चाहिए। हैं। इट कैन बी यूज टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम टू नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल एंड नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स इन द कंट्री। व्हाट अबाउट फोर्थ स्टेटमेंट, क्या लग रहा है? मैम रॉन्ग है शायद, मतलब बाहर तो शायद नेफ्ट के थ्रू तो नहीं जाएगा। मैम मेरा भी रॉन्ग है ये। तुम लोग तुक्के मार रहे हो बिल्कुल। देखो, मैं सच में मैम मैं रॉन्ग है अगर वो। इस सिनेरियो में हूं, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं तो इसे स्किप कर दूंगी। तुम मैम लोग, एनआरई हम्म नॉन रिपैट्रिएबल अकाउंट होता है, और ऊपर से इट्स फॉरेन करेंसी में मतलब होता है। हम्म तो आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफर अलाउ करते होंगे नॉन रिपैट्रिएबिलिटी में। मैम आप ऑप्शन दिखाओ ना एक बार। ये आए एकदम, बताओ, देखो। क्या? मेरा 1 और 2 ए। तुक्का नहीं मैम मार मेरा रहे भी आज। ए होगा। मैम माइन मेंटर आल्सो। ने छोड़ दिया है, लेकिन मेंटी तो तुक्का मारेंगे। मैम पर हम इधर से सारे ही छूट जाएंगे ना, हम में कम टॉपिक पड़े हुए हैं। बट अगर लगाना है, अगर टिक करना है, ठीक है, जैसे कि आई एम श्योर अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट, ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है। सेकेंड भी मुझे सही लग रहा है, देर इज नो लेवी ऑफ चार्जेस। ओके, नो लिमिट का मुझे नहीं पता कि लिमिट इंपोज हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। फोर्थ मुझे सही लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसको यू क्योंकि लिखा है कैन बी यूज, ओके, जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है। मोस्ट प्रोबेबली फंड्स ही तो ट्रांसफर करने हैं, तो एनईएफटी यूज करके मैं उसे ट्रांसफर कर सकती हूँ अपने एक एसबीआई अकाउंट से दूसरे किसी बैंक में या दूसरे एसबीआई अकाउंट में। सो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। अब अगर, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट मुझे नहीं पता कि लिमिट लगाते हैं कि नहीं लगाते। नाउ इफ आई गो विद 1, 2 एंड 4, अगर मुझे 1, 2 और 4 सही लग रहे हैं तो उसके हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज डी, ठीक है। अब तुम लोग लाइक दिस, लेकिन जो भी ऑप्शन सोच रहे हो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, ना कि ठीक है अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो ये लग रहा है हो गया ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो इस लॉजिक से अगर तुम लोग आंसर दोगे तो कर कर लो उसको टिक, बताओ। मैम मैम मेरा आंसर ए है। मैम मेरा भी, कि थर्ड तो मैम रॉन्ग है एनी केस में। हाँ, मैम मैं पास करूंगा, मुझे पास रिस्क नहीं करोगे? लेना। हाँ, ठीक है, जी। चलो। सो लेट्स जस्ट चेक द आंसर, ठीक है, आई एम ऑल्सो स्किपिंग दिस। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना तो पहले ही 0 लिख रही हूँ, बाकी लेट्स
चेक कि मेंटीज का क्या होता है। द आंसर इज डी। ओके, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इतना देखो, अल्टीमेटली अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आप लाइक आपको नहीं सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अल्टीमेटली तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो। बट दिस इज अ सिनेरियो जहां पे आपके लाइक आपने 35 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी। समझ आ रही है बात? वो ना वहां पे टेम्पटेशन होता है। 80 क्वेश्चन अगर आपने 85 कुछ आपने कर लिया है नॉर्मल, और उसके बाद टेम्पटेशन लगता है कि और कर दें और कर दें, उस और करने के चक्कर में आप नेगेटिव में चले जाओगे। तो वो करने से मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इस तरह का नहीं करना है, फिर जबरदस्ती तुक्केबाजी नहीं करनी है। तो देखो, इसको एक बार पढ़ लेते हैं एनईएफटी के बारे में, ठीक है। कौन ऑपरेट करता है इसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, रियल टाइम फंड्स चार्ज, और कोई भी लेवी ऑफ चार्जेस नहीं होता है। नाउ देर इज नो लिमिट इम्पोज बाय द आरबीआई फॉर फंड ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट सिस्टम। लेकिन एक देखो, आरबीआई ने कोई भी लिमिट नहीं रखी है, बट एक बैंक लिमिट रख सकता है। समझ आ रहा है? आरबीआई ने अपनी साइड से कोई लिमिट नहीं लगाई है, ठीक है। लेकिन अगर एसबीआई हो गया, कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनको खुद से लगानी है तो वो लगा सकते हैं। इसीलिए लिमिट तो है, बट आरबीआई की तरफ से नहीं। समझ आ रही है बात? यस यस मैम। मैम। फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट कि इसको यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स। और व्हाट वाज स्टेटमेंट 2? ठीक है, बाकी तो हो गया सारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Ramesh has a right to live with dignity. The electricity board has a duty to provide him with electricity. However, the board intentionally refused to fulfill its duty and denied him access to electricity. तो क्या बोल रहा है कि रमेश के पास राइट टू लिव विद डिग्निटी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ड्यूटी है कि वो उसको इलेक्ट्रिसिटी दे, ठीक है, लेकिन बोर्ड ने रिफ्यूज कर दिया है और उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रही है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको बिजली नहीं दे रही। नाउ इससे अग्रीव होके रमेश जाता है और एक कोर्ट फाइल करता है, एक सूट फाइल करता है कोर्ट में, ठीक है। नाउ अब इस केस में कौन सी रिट लगाई जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर, ठीक है। मैम सी, मैंडामस। ठीक है, ओके, शी सी। इज सेइंग सी। बाकी लोग क्या बोलेंगे? सी उत्तरेश ही तुम है बताओ। मैम। मैम सी ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों, क्या होता है मैंडमस? पहले बताओ मैंडमस क्या होता है। मैम किसी पब्लिक सर्वेंट मैंडमस अगर का ड्यूटी फॉलो नहीं मतलब होता करता है तो है वी उसको ऑर्डर दे कमांड। सकती है कोर्ट अपनी ड्यूटी फॉलो करने के यस, लिए। मैंडमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। वी कमांड मतलब हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ऐसा काम करो। कोई भी अगर अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है, तो उस केस में अगर कोर्ट उसको कमांड दे रही है, तो वो मैंडमस के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, मैंडमस ही है। अब मैं मैंडमस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, बट आप लोगों को 12th क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पढ़ लेना थोड़ा सा, जैसे ये तो हम सबको पता है कि मैंडमस होती क्या है, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए हमको कि ये लाइक कहाँ पर इशू हो रही है। रिफ्यू आफ्टर दिस ड्यूटी नीड्स टू बी रेज्यूम्ड। ओके, देन व्हाट इज प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड। हेबस कॉर्पस में आपको पर्सन की बॉडी प्रेजेंट करनी होती है। एंड क्वो वारंट कि किस अथॉरिटी से आप उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। इसमें आप लोग ये याद कर लेना, लाइक इन रिट्स में इधर पर नहीं दिया है, बट यू शुड नो कि कौन सी रिट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट होती है, कौन सी प्राइवेट अथॉरिटीज के अगेंस्ट होती है, ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन यस। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिगार्डिंग बेल नॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है। बेल के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए, इस पे काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। नाउ बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। एंटीसिपेटरी बेल कैन ओनली बी ग्रांटेड। अब इसमें आप लोगों का देख लेते हैं, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन में स्कोर लिख लिया था हमने, मेरा तो 0 था, तुम लोग का भी 0 ही है। चलो, consider the following statements regarding bail norms in India. Anticipatory bail can only be granted directly by the High Court or the Court of Sessions. अब मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा से ज्वाइन कर लेना। अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब फॉर द ऑफेंस इफ दे हैव ऑलरेडी सर्व हाफ ऑफ दैट पीरियड। अब क्या हुआ, किसी पर्सन ने अगर ऑलरेडी लाइक हाफ ऑफ द अंडर ट्रायल, क्या होता है कि किसी को अरेस्ट किया, फिर उसका ट्रायल चल रहा है, ठीक है, सपोज करो उसको 10 साल की सजा होने वाली थी, लेकिन 5 साल तो उसने अंडर ट्रायल में ही बिता लिया, तो उस केस में उसे उससे ज्यादा सजा नहीं मिलेगी हाफ ऑफ द पीरियड से। नाउ फिर डिफॉल्ट बेल के बारे में एक क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, इट इज एप्लीकेबल इफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फेल्स टू फाइल अ चार्जशीट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। बताओ क्या लग रहा है, क्या होगा आंसर? मैम नो डाउट इस पे। मैम नॉट श्योर, मैं तो स्किप करूंगी। क्यों? क्यों नॉट श्योर? एंटी क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट स्टेटमेंट बताओ।
मैम मैम एंटीसिपेटरी बेल कंफर्म भी नहीं पता सही है। है। मैम ने सुना। मैम एंटीसिपेटरी बेल जो पहले लेते हैं ना। हाँ। यस मैम, वन इज राइट। एंड सेकेंड? वन इज, टू तो पक्का राइट है, उस पे तो कोई डाउट ही नहीं बस है। फिर तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। वन सही है, टू सही है, अब क्या सही होगा बताओ? मैम पर ऑप्शंस में तब 1 and 2 और 1 2 and 3 बट स्टिल 50% दोनों से ऑप्शन ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई ना, अब तो अटेम्प्ट करना ही है। थे। यस मैम। मैम डिफॉल्ट बिल सही लग रहा है मुझे कि हम्म। चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब उसको हम डिटेन नहीं कर सकते हम्म। बंदे को। हम्म। तो डिफॉल्ट बिल तो मिलना ही चाहिए, तो डी होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है। चलो, विनय डी के साथ जा रहा है, बाकी लोग बताएंगे। व्हाट अबाउट यू उपदेश, आप बताओ। मुझे फर्स्ट वाले में डाउट लग रहा है मतलब, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे सकता। वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टांस में। हाँ तो फिर हाँ, राइट है मेरा, फिर डी। व्हाट अबाउट यू किरण? मैम फिर सबके साथ दी जाऊंगी, मैं पर्सनली श्योर। मैं सिर्फ सेकंड ऑप्शन में मतलब स्टेटमेंट में श्योर हूँ। ठीक है। देखो, आप इसमें देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक डायरेक्टली हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर जाएंगे एपेलेट कोर्ट के पास। सेकेंड स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली सही है, और डिफॉल्ट बेल ये तभी एप्लीकेबल होती है जब लाइक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर हमें फर्स्ट और सेकंड सही लग रहा है, उसके बाद जैसे कि मैंने विनय को बताया, ठीक है, ही वॉज सेप्टिकल, बट क्योंकि प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% हो गई थी, तो अब तो आपको लगाना ही है। अगर इसके बाद भी आप नहीं लगा रहे हो तो मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे ऐसे, तो है ना। तो इसके बाद तो वो इंटेलिजेंट गेसिंग हमको करनी ही करनी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो भी नहीं हो रहा है हमारा सिलेक्शन। सो दैट इज देयर। ठीक है, तो मैं भी डी के साथ जाना चाहूंगी नाउ। एक बार आंसर चेक करते हैं। 13th। ओके। हाँ, इसमें मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है। सपोज करो मुझे लगा कि शायद मुझे अरेस्ट करने वाला है कोई, तो उसके लिए पहले ही, ताकि मेरे को अरेस्ट ना कर पाए, तो एंटीसिपेटरी बेल ले ली जाती है। ठीक है। बेल क्या होता है? टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन अक्यूज पर्सन। अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस हैज द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। ऑब्वियसली आपको बेल तभी मिलेगी जब वो एक बेलेबल ऑफेंस हो। एंटीसिपेटरी बेल डायरेक्टली, ठीक है, फर्स्ट इंस्टांस में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस, यहां से कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपने किसी ने ये मैंने आपको समझा दिया है इस तरह की चीजें। ठीक है, फिर डिफॉल्ट बेल इट इज दिस ओनली, कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही तो उस पर्सन को, जैसे कि विनय ने लॉजिक लगाया, ठीक है, अब आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आप मुझे अंडर अरेस्ट नहीं रख सकते हो। सो दैट इज देयर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैम एक क्वेश्चन है, हम्म। ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर बेल ग्रांट होती है कि नहीं होती है? ये तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैम गूगल बिकॉज करके ये बताओ। क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था, वो हम्म। हुआ नहीं था मुझसे। ठीक है, क्वेश्चन भेजना, वी कैन डिस्कस इन मैम सेशन। क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ पर है, बट ये लाइन जरूर याद है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के अंदर मिलता है नहीं मिलता। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स न्यूज भी थी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। ओके, तो ये आप मुझे उस पर भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, फिर मैं ये आपको कन्वे कर दूंगी। यस मैम। ओके, चलो, अभी ये करते हैं एरोनेट पोर्टल। किसी ने सुना है एरोनेट पोर्टल के बारे में? मैंने तो नहीं नो सुना। मैम, नहीं बट सुना है? मैंने इस पर तुक्का लगाया था, सही गया था। ठीक है, चलो। तो एरोनेट पोर्टल यूनिफाइड डेटाबेस सिस्टम डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू स्ट्रीमलाइन इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। सेकेंड है कि प्रायर टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरोनेट पोर्टल इट वाज पॉसिबल फॉर वोटर्स इन डिफरेंट स्टेट्स टू हैव द सेम एपिक कार्ड नंबर। तो विनय, आपने इसका तुक्का कैसे लगाया? मैम तुक्का लगा दिया, दोनों ऑप्शन सही लग रहे थे मुझे, तो मैंने सी ऑप्शन मार्क कर दिया। बट कुछ लॉजिक तो होगा उसको लगाने के पीछे, कहीं कुछ तो सुना हो। अब वो उस वक्त वो लॉजिक आया था, अब याद नहीं थी। ओके, देखो, मैंने तो नहीं सुना है एरोनेट पोर्टल के बारे में। ओके, तो मैं तो इसे नहीं अटेम्प्ट करती। ठीक है,
हो सकता है जब मैं प्रिपरेशन कर रही लाइक अगर मैंने करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ा होता मैंने तो अगर मैंने ये टॉपिक देखा होता तो देन आई माइट है, बट अभी मेरे को करंटली मैंने जितना जो देखा है मैंने नहीं सुना, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको जनरली पढ़ा है तो फिर आप इसमें थोड़े बहुत अगर आपको ऑप्शंस पता है तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये एरोनेट पोर्टल होता क्या है। एरोनेट पोर्टल इट इज डेवलप्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड और यूनिफाइड सिस्टम है जहां पर इलेक्टोरल रोल्स मैनेज किए जाएंगे, ओके। देन बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इसके पहले कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था जिससे कि यूनिकनेस हम मेंटेन कर सकें, इसीलिए अक्रॉस स्टेट डिफरेंट वोटर्स यूज कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आप लोगों को मेरे ख्याल से ये पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वगैरह के इनिशिएटिव्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये सब बताना है कि उद्बोधन किसने लिखा है, कॉमरेड किसने लिखा है, नवजीवन किसने लिखा है। क्या लग रहा है फर्स्ट सही है, उद्बोधन किसने लिखा होगा? मैम स्वामी विवेकानंद मुझे नहीं लगता ऐसे कोई किताब लिखेंगे, क्योंकि वो थोड़े रिलीजियस आदमी थे, तो थोड़ा उद्बोधन में रिलीजियस। ऐसा क्या लग रहा है, रिलीजियस ही लग रही है मुझे तो। नहीं मैम, रिलीजियस तो नहीं है, मेरे को जहाँ तक मैंने पढ़ा तो है उद्बोधन कुछ सोशल रिफॉर्म रिलेटेड कुछ था, चलो ठीक है, मुझे ओके। जहाँ एंड तक व्हाट याद आ अबाउट रहा है। सेकंड, बट कॉमरेड? मैम कॉमरेड के बहुत ज्यादा चांसेस है कि सही हो, क्योंकि एम एन रॉय भी एक कम्युनिस्ट थे, हम्म। और द कॉमरेड भी एक कम्युनिस्ट बुक ही लग रही है, और हाई चांसेस है। नवजीवन? ये सही। मैम इसका पता नहीं, तो अटेम्प्ट करोगे वैसे या नहीं सही है करोगे? मैंने जहाँ तक पढ़ा है। मैम मैं स्किप ही करूंगा, क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि मैं गलत कर दूं। चलो ये स्किप कर रहा है, व्हाट अबाउट यू किरण? मैम स्किप करूंगी, मुझे भी थोड़ा थर्ड का तो लग रहा है कि ठीक है, बाकी दो का नहीं पता। तुम उपदेश कुछ तुक्का लगाना चाहोगे? मैम मैं सोच रहा हूँ कि मेरा 2 और 3 राइट लग रहा है, नवजीवन हम्म। सब ठीक लग रहा है मेरे को। मैम तो बट अगर मुझे कंपल्सन हो कि मुझे मार्क करना है तो मैं ओनली टू करूंगा। ठीक है, ओके। उपदेश मेरा आप? मेरा भी ओनली 2। ओनली टू, ठीक है। देखो, हाँ दिस इज गुड कि ओनली टू पे जाना चाहिए। इन केस जैसे अगर ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री है तो ओनली टू के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ नवजीवन मुझे रॉन्ग लग रहा है, दिस इज रिटन बाय महात्मा गांधी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, कि नवजीवन महात्मा गांधी की बुक है। तो थर्ड आई एम श्योर, ठीक है। उद्बोधन मुझे पता है कि स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, तो एक गलत है, ठीक है। कॉमरेड आई एम नॉट श्योर कि ये किसने लिखी है, बट स्टिल आई विल ऑल्सो गो विद ओनली टू, ठीक है। अब इसका आंसर हम चेक करते हैं कि क्या है। नो, इट्स रॉन्ग, द आंसर इज ए, ठीक है। तो ठीक है, बट इट्स फाइन, ओके। अगर इतने तक आप पहुंच गए तो अटेम्प्ट तो करना ही है, गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ वो तो गलत होगा ही। सो फर्स्ट मैम इज याद फाइन। आ गया, क्या है? कॉमरेड अल हिलाल ने लिखी थी, हाँ, गुड, गुड, अभी याद आया। ठीक है। नवजीवन महात्मा गांधी ने लिखी है और ये कॉमरेड ये मोहम्मद अली जौहर ने लिखी है, ठीक है। इट इज नॉट रिटन बाय एम एन रॉय। एंड उद्बोधन मुझे भी याद आ गया, बल्कि पता है मुझे ऐसा याद था कि उद्बोधन, अच्छा उद्बोधन तो मैंने सही बोला था, फिर कॉमरेड मैंने जरूर गलत मान लिया। यस यू आर राइट, गुड, ठीक है। तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स भी नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें सब दोनों के जीरो हो गए तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्टेटमेंट वन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मुझे सॉल्व कराने थे क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा लगता है कि ये मतलब टफ क्वेश्चन है, बट ये इतने टफ होते नहीं है, ये और आसान है। नाउ